खंडर के अंदर बीजों का भंडार लगा हुआ था। वहां एक बैल खड़ा था। उसकी आंखें सोने के पौधे पर टिकी हुई थी और तभी आवाज आई। जाओ, सच्चे मनुष्य को जब तुम यहाँ पर लेकर आओगे और वो सच्चा मनुष्य परीक्षा से गुजरेगा, तभी सब कुछ ठीक होगा। जादुई पौधे की बात सुनकर बैल सोच में पड़ गया। वो खंडहर से बाहर चला गया, जंगल की गहराइयों में खो गया। घटना के कुछ समय बाद रामनगर के सुंदर घने जंगलों के बीच सोनपुर गांव बसा हुआ था। वहां मोहन और सोहन नाम के दो भाई रहते थे। मोहन भैया, आपके पिताजी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, जल्दी घर चलिए। मोहन अपने छोटे भाई सोहन के साथ घर जा पहुंचा। वहां उनके पिताजी चारपाई पर लेटे हुए थे और पास ही वैद्य खड़ा था। मोहन, तुम्हारे पिताजी के शरीर के अंदर बीमारी ने पूरी तरह से घर कर लिया है, जिसका कोई इलाज नहीं है। चलो भाई, राम राम। इतना कहकर वैद्य वहां से चला गया। बेटा मोहन, मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मैं ज्यादा दिन तक इस संसार में नहीं रह पाऊंगा। देखो मोहन, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम ईमानदारी से अपने छोटे भाई से बातचीत करके सारी संपत्ति का आधा आधा हिस्सा करके बांट लेना। इतना कहकर मोहन के बूढ़े पिता ने दम तोड़ दिया। कुछ समय बीत गया। एक दिन मोहन की पत्नी गीता, जो कि बहुत चतुर और तेज थी, मोहन से बोली। जी को गए हुए काफी समय हो गया है। मुझे लगता है अब तुम दोनों भाइयों को संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। बाहर से देखने पर मोहन बहुत अच्छा इंसान लगता था, लेकिन अंदर से उसमें भी चतुराई, लालच और मक्कारी कूट कूट कर भरी थी। बोल तो तुम सही रही हो। मैं तो हमेशा सही कहती हूँ। मेरी बात मानो। हमारा जो खेत है वो आधा बंजर है और आधा हरा भरा। हरा भरा खेत अपने हिस्से में रखना और बंजर खेत अपने छोटे भाई को दे देना। और हाँ, जिस घर में हम रहते हैं इसके अलावा एक और घर भी है जिसकी हालत बहुत खराब है। वो घर तुम अपने छोटे भाई को दे देना। अच्छा, अगर सोहन ने कुछ सवाल किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दोगे? बोल देना कि वो छोटा है और तुम बड़े हो। वैसे भी उसने खेत में काम करना सिर्फ 2 साल पहले शुरू किया है, जबकि तुम बचपन से खेतों में काम कर रहे हो। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अब से मैं ऐसा ही करूंगा। अगले दिन सोहन अपनी पत्नी सीता के साथ मोहन के आंगन में जा पहुंचा। देखो छोटे भाई, पिताजी तो अब रहे नहीं, इसीलिए अब हम दोनों को संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। लेकिन भैया, मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। छोटे, ये सब बातें कुछ समय के लिए अच्छी लगती है। देखो, हमें अभी से अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी, बताइए। फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारा खेत आधा उपजाऊ है और आधा बंजर। उपजाऊ जमीन का हिस्सा मैं रखूंगा और बंजर वाला हिस्सा तुम रख लेना, क्योंकि मैं बचपन से ही पिताजी के साथ खेतों में काम कर रहा हूं, जबकि तुम सिर्फ 2 सालों से खेतों में काम कर रहे हो। और हमारे 2 घर हैं। ये वाला घर मैं रख लेता हूं और दूसरा वाला तुम रख लेना, क्योंकि इस घर पर मैंने काफी खर्च किया है, इसीलिए मैं यहां पर रहूंगा। ये सुनकर सोहन चौंक गया। तभी उसकी पत्नी सीता गुस्से से बोली। ये तो सरासर अन्याय है। आप बेकार हिस्से अपने छोटे भाई को दे रहे हो और अच्छे हिस्से अपने पास रख रहे हो। देखिए भैया, मेरी पत्नी सीता सही कह रही है। खेत का आधा बंजर हिस्सा अगर आप मुझे दे दोगे तो मैं खेती किस पर करूंगा? वो सब मुझे नहीं पता। बंटवारा तो ऐसे ही होगा। जो दूसरे घर की आप बात कर रहे हो वो घर नहीं बल्कि एक झोंपड़ी है। तो मैं क्या कर सकता हूं? तुम दोनों के हिस्से में वही आ रहा है, तो मैं वही दूंगा। क्या बात कर रहे हैं भैया? गलत बंटवारा कर रहे हैं। मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। बंटवारा होना चाहिए तो पूरा न्याय से होना चाहिए। खराब खराब चीजें हमारे हिस्से, अच्छी अच्छी चीजें आपके हिस्से। इसे बंटवारा कहते हैं क्या? ये तो मनमानी है। अगर तुम इस मामले को पंचायत में लेना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। गांव का मुखिया मेरा दोस्त है, वो भी मेरी ही बात मानेगा। समझ गए? अभी जो मिल रहा है रख लो, बाद में ये भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अभी यह मामला सुलझा लो। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। हो गया फैसला। तुम उस घर में रहोगे
और मैं इस घर में। सोहन आंखों में आंसू लिए अपना सामान उठाकर दूसरे घर में चला गया। सीता ने बिल्कुल सही कहा था, वो घर नहीं बल्कि केवल एक झोपड़ी थी। तुम्हारे बड़े भाई ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। वो पूरी तरह से बेईमानी पर उतर आए और तुमने कोई आवाज भी नहीं उठाई। मैं चाहता तो पंचायत में मामला ले जा सकता था, परंतु बदनामी तो हमारे घर की होती ना गौरी। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? क्या कभी बंजर जमीन पर अनाज उगता है? मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। भगवान ने मुझे 2 परिश्रमी हाथ दिए हैं। देखना तू गौरी, मैं बंजर जमीन का सीना चीरकर उसमें बीज बो दूंगा, और अगर भगवान की कृपा रही तो उसी में अनाज उगाकर गांव वालों को दिखाऊंगा। तू देखना। अगले दिन सोहन अपने बंजर खेत पर पहुंचा और काम करने लगा। तभी गांव का एक व्यक्ति वहां आया और सोहन से बोला, अरे भैया, ये तो जमीन बंजर है। इसमें मेहनत करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? सोहन कुछ नहीं बोला और अपना काम करता रहा और वो व्यक्ति वहां से चला गया। लेकिन सोहन ने अपनी मेहनत करना जारी रखा। अगले दिन सोहन रामपुर गांव जा पहुंचा और बाजार में घूमने लगा। तभी उसकी नजर एक बैल पर पड़ी। एक व्यक्ति उसे बुरी तरह से पीट रहा था। भैया, इस बैल को इतनी बेदर्दी से क्यों पीट रहे हो? क्या हो गया? तुझे पता भी है, मैंने इस बैल को जंगल से किसी आदमी से अच्छे दामों पर खरीदा था। सोचा था कि यह खेत में काम करेगा, लेकिन जब भी काम करने की बारी आती है तो बस ये अपनी जगह से हिलता तक नहीं, ऊपर से सारा चारा भी खा जाता है। अरे, इसे खरीद कर तो मुझे सिर्फ नुकसान हुआ है। अगर ऐसी बात है तो ये बैल हमको दे दो। अरे, मैंने इसे मुफ्त में नहीं खरीदा है। अगर तुझे इतना ही अच्छा लग रहा है तो ला मुझे 10 मुद्राएं दे दे। सोहन गहरी सोच में डूब गया। उसने बैल की ओर देखा। बैल की आंखों में आशा झलक रही थी। कुछ देर सोचने के बाद सोहन ने 10 मुद्राएं उस व्यक्ति को दे दी। एक बात कहूं भैया, बुरा मत मानना, मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा। इस बैल को खरीद कर तुमने घाटे का सौदा किया है, लेकिन मेरी बला तो टल गई। ले जाओ। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। सोहन बैल को लेकर घर आ गया और उसने सारी घटना सीता को बताई। हे भगवान, मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में नहीं देखा। तुमने 10 मुद्राएं इस निकम्मे बैल को खरीदने के लिए लगा दी। एक बैल से भला हमें क्या फायदा होगा, जबकि इसके मालिक ने खुद बोल दिया कि ये बैल किसी काम का नहीं। अरे सीता, मैंने बताया ना कि वो व्यक्ति इस बैल को बुरी तरह से मार रहा था। बेचारे की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे इस पर दया आ गई और मैं खुद को रोक न सका और इसको ले आया। तो अब इसका क्या करोगे? चिंता मत करो, कल मैं इसे अपने बंजर खेत पर ले जाऊंगा और इसकी मदद से अनाज उगाने की कोशिश करूंगा। जितना मर्जी तुम्हें समझ लो, करनी तुम्हें खुद की है। जो करना है करो, लेकिन एक बात याद रखना, घर पर सिर्फ राशन कल के लिए बचा है। अगले दिन सोहन बैल को लेकर बंजर खेत में जा पहुंचा। अब ठीक लग रहा है ना? आज से मैं तुम्हें गोलू कहकर पुकारूंगा। सोहन ने बैल को हल में जोतने का प्रयास किया, लेकिन बैल अपनी जगह से हिला तक नहीं। आखिर तुझे हो क्या गया है? तू अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा? सोहन ने दिन भर कोशिश की, लेकिन बैल ने कोई काम नहीं किया। शाम को थक हार कर वो बैल को घर ले आया। घर पर सोहन का उतरा हुआ चेहरा देखकर सीता ने गुस्से से कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हारे इस बैल ने पूरा खेत जोत डाला? तुम्हारा चेहरा बुझा हुआ लग रहा है। सोहन कुछ नहीं बोला और उसके आंखों से आंसू निकल आए। अगले दिन सोहन दोबारा बैल को खेत में ले गया, लेकिन बैल अपनी जगह से हिला तक नहीं। शाम को मायूस होकर सोहन घर लौट आया। सीता की आंखों में आंसू थे। आज सुबह से मैं भूखी हूं, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। अब बताओ मैं क्या करूं? क्या तुम्हारे भाई के आगे हाथ फैलाऊं? वही भाई जिन्होंने हमें धोखा देकर सब कुछ छीन लिया।
सोहन की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। वो बाहर आंगन में बैल के पास बैठ गया और देर तक रोता रहा। अचानक बैल ने सोहन की ओर देखकर बोला, मुझे तुम्हारी हालत पर बहुत तरस आ रहा है सोहन, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सोहन ये सब सुनकर चौंक गया। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? एक बैल इंसानों की तरह बात कर रहा है। ए भाई, कौन हो तुम? घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूँगा। यह मत पूछना कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, बस यह सोचो कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सोहन का डर थोड़ा कम हुआ। उसने तुरंत सीता को बुलाया और सारी घटना बताई। हे भगवान, ये बैल इंसानों की तरह बात कर रहा है। सोहन, इसे वापस वहीं छोड़ाओ जहां से तुम इसे लाए थे। भगवान के लिए ऐसा मत करना, नहीं तो मेरा पुराना मालिक मुझे मार देगा। तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो? मैं एक ऐसे जंगल का पता जानता हूँ जहाँ जादुई बीज मिलते हैं। अगर तुम उन्हें अपनी बंजर जमीन में बोधोगे तो फिर उसका चमत्कार देखना। एक बार इसकी बात मानने में क्या हर्ज है? हो सकता है यह बेल हमारी किस्मत बदल दे। बैल जंगल की ओर चल पड़ा। सोहन और सीता भी उसके पीछे जाने लगे। बैल उन्हें एक खंडहर के अंदर ले गया। अंदर पहुंचकर सोहन ने देखा कि जमीन पर बहुत सारे बीज बिखरे पड़े थे। हे भगवान, यहां तो बीज खुद उग रहे हैं। इनमें से कुछ बीज उठा लो और फिर उनका चमत्कार देखना। तभी सीता की नजर एक बड़े पौधे पर पड़ी जो शुद्ध सोने का बना हुआ था और उस पर हीरे के बीज लटक रहे थे। यह तो बड़ा ही विचित्र पौधा है। हाँ, इसका भी एक रहस्य है, लेकिन वो रहस्य अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सही समय आने पर सब बता दूंगा। सोहन ने कुछ बीज उठाए और फिर वो सीता और बैल के साथ घर लौट आया। अब तुम आज रात ही इन बीजों को अपनी बंजर जमीन पर बोधो। सोहन, सीता और बैल खेत में पहुंचे। सोहन ने उन बीजों को खेत में बो दिया। अब घर चलो, सुबह इसका चमत्कार देखना। अगली सुबह सोहन और सीता खेत पहुंचे। सामने का दृश्य देखकर दोनों की आंखें आश्चर्य से फैल गई। अरे सीता, हमारा खेत तो हरा भरा हो गया। सोहन, इसका मतलब बैल सही कह रहा था। मुझे माफ कर दो। तुम बैल को लेकर आए थे तो मैंने तुम्हें बहुत कुछ सुनाया था। देखो सीता, यह फसल तो पूरी तरह से पक चुकी है। चलो इसको काट लेते हैं और उसके बाद बेच देते हैं। सोहन ने फसल को अच्छे दामों पर बेच दिया और बहुत सारा धन सीता के हाथों में रख दिया। सोहन, पूरे गांव में हंगामा मच गया है। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक ही रात में खेत में फसल उग गई। कृपया करके अपने बड़े भाई को इस जादुई बैल के बारे में मत बताना, नहीं तो वो भी इसे छीनने का प्रयास करेंगे। देखते ही देखते सोहन के दिन बदल गए और वो धनवान हो गया। यही बात उसके बड़े भाई मोहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। सोहन एक ही रात में कैसे अनाज उगा सकता है? ये क्या चक्कर है? मुझे लगता है तुम्हारे छोटे भाई के हाथ कोई जादुई शक्ति लग गई है। तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। अगर सच में उसके पास कोई चमत्कारी वस्तु है तो वो हमारे पास होनी चाहिए, ना कि उसके पास। सही कह रही हो तुम। आज से मैं सोहन पर गहरी नजर रखूंगा। एक दिन अचानक सीता की तबीयत बिल्कुल खराब हो गई। सोहन उसे लेकर एक वैद्य के पास गया। देखो सोहन, तुम्हारी पत्नी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है और इसका इलाज इस संसार में नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि ये अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। ऐसा मत बोलिए वैद्य जी। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तुम अपनी पत्नी को घर ले जाओ। सोहन सीता को घर ले आया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी बैल वहां आ गया। सारी बात बैल को बता दी। क्यों रो रहे हो सोहन? लगता है परीक्षा का समय आ गया है। कैसी परीक्षा? कुछ देर बाद पता चल जाएगा। अपनी पत्नी को साथ लेकर मेरे साथ जंगल चलो। जंगल? लेकिन वहां तो जादुई बीज है। उन जादुई बीजों में से एक बीज ऐसा भी है, अगर वो बीज किसी रोगी को खिलाया जाए तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। चलो मेरे साथ। ये सब बातें उसका भाई सुन रहा था। मोहन तुरंत भागता हुआ अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी।
वो दोनों सोहन का पीछा करने लगे और तुम्हें वो पौधा दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। ये तो सोने का पौधा है जिस पर हीरे के बीज लगे हुए हैं। उसे ध्यान से देखो, उन हीरों के बीच में तुम्हें एक साधारण बीज दिखाई देगा। इसमें सचमुच एक साधारण बीज भी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम इन हीरों के बीज को अपने खेत में लगाओगे, अगले दिन खेत में अनगिनत कीमती हीरे उगेंगे और तुम संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें साधारण बीज को चुनते हो और अपनी पत्नी को खिला देते हो तो वो रोग मुक्त हो जाएगी। उसके बाद तुम इन हीरों के बीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। उसके बाद तुम इन जादुई बीजों का भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। याद रखना सोहन, जैसे ही तुम इस बीज को अपनी पत्नी को खिलाओगे, ये जितने भी जादुई बीज हैं और ये सोने का पौधा सब गायब हो जाएंगे और ये जगह साधारण बन जाएगी। जब मेरी पत्नी ही नहीं रहेगी तो ये ढेर सारा धन मेरे किस काम का? मैं इसका क्या करूंगा? नहीं, मैं अपनी पत्नी को स्वस्थ देखना चाहता हूं बस। मोहन और उसकी पत्नी खंडहर आ पहुंचे। सोहन, मैंने तुम्हारी और बैल की सारी बातें सुन ली है। अगर तूने इस साधारण बीज को सीता को खिला दिया तो ये सब कुछ हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और यह मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे ये सारे के सारे जादुई बीज चाहिए। मुझे क्या मतलब तेरी पत्नी से, मुझे सिर्फ धन चाहिए। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। दोनों पौधे को स्पर्श करते हैं। अचानक से उनका रूप बदल जाता है और उसके बाद सोहन ने वो साधारण बीज अपनी पत्नी को खिला दिया और उसकी पत्नी को होश आ गया। और देखते ही देखते वो जादुई बैल एक राजकुमार में बदल जाता है। सोहन हैरान हो जाता है। राजकुमार ने सोहन का धन्यवाद किया और उसको सारी कहानी बताई। उसके बाद राजकुमार अपने शहर चला गया। दोनों खुशी खुशी घर आ गए।